जब भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में, तो इस तरह का डायग्राम हमारे सामने आ जाता है। और मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स जो है इसको समझ नहीं पाते हैं कि इसके एक्सेलरेशन को कैसे रिलेट करें। जैसे यहाँ पे m2 मास का जो एक्सेलरेशन होगा m1 मास के एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है। तो इसको समझने के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट को समझना जरूरी है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट होती है। मतलब जैसे कि इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी L, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। अगर ये मास ऊपर भी जा रहा है और ये मास नीचे जा रहा है, उससे उसकी लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा, ये तो सिंपल सी बात है। वो ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा उसकी वजन से, नहीं, ऐसा पहले ही मान लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है अनस्ट्रेचेबल है, ठीक है, या स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी अपने आप कंप्रेस होके, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्ट्रिंग का लेंथ जो है ऑलवेज कांस्टेंट हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम कैलकुलेट करके दोनों के एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं आसानी से। तो इस डायग्राम को समझने से पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा इससे ज्यादा सिंपल एक डायग्राम है, जिसको समझेंगे फिर इस पे वापस आएंगे। तो इस वाले डायग्राम को, ये थोड़ा सा सिंपल केस है। इसमें दो पुली है, ये m1 मास इससे कनेक्टेड है और m2 यहाँ कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं। हमें ये निकालना है कि जो a2 होगा एक्सेलरेशन, वो a1 से कैसे रिलेट करेगा, कितना टाइम्स होगा या कैसा होगा। ठीक, इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं या तो ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, या ये नीचे जा रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा। कोई भी केस लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है तो किस एक्सेलरेशन से, a1, और ये ऊपर जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम t सेकेंड्स, इसका क्या पोजीशन होगा और ये कैसा दिखेगा। तो थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो ये मास थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा, यही होगा ना m2 मास। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रिंग जो है इधर आ जाएगा, और ये मास थोड़ा ऊपर, सपोज कि x लेंथ ऊपर चला गया ये। ठीक है, तो x लेंथ, ये अगर ये मास ऊपर जाएगा और ये इससे अटैच है, तो ये पूरी की पूरी पुली ही x लेंथ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा थोड़ा सा ड्राइंग करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मतलब कि ये जो हमारी लेंथ होने वाली है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होगी, x, क्योंकि ये मास x लेंथ ऊपर गया है, x। क्लियर है, चलो इस लेंथ को x मान लिया, और ये जो लेंथ नीचे आया है ये यहाँ पे, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मैंने बताया था। तो पहले स्ट्रिंग की कितनी लेंथ थी, तो उसको समझने के लिए कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का, ठीक है, इस लेंथ को हम मान लेते हैं कुछ L1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पार्ट को मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, इसको कुछ अदर कलर लेके मैं बताता हूँ ताकि इस इस वाले पार्ट को L2 मान लो। और सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ था पहले, उसको मान लेते हैं L3, L1 L2 L3। तो स्ट्रिंग की जो पहले लेंथ थी इनिशियल, L1 प्लस L2 प्लस L3, यही थी लेंथ इनिशियल। देखो, एक तो ये तरीका है समझने का जो ही बता रहा हूँ। इसके बाद एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। इतना आपको कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये बस समझने के लिए है फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है आगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे इनिशियल लेंथ है। आफ्टर, जब ये टी टाइम चला, उसके बाद इसकी स्ट्रिंग की लेंथ फिर से हम मेजर करते हैं। ओके, तो जो टी टाइम चला उसके बाद स्ट्रिंग कहाँ पहुंचा है, ये हमारा ये जो लेंथ L1 था यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा इतना हो गया है, यहाँ हो गया, कितना हो गया, ये L1 था पूरा, और x ऊपर गया तो ये L1 माइनस x आ गया। और वैसे ही आप देखो, ये जो पूरा L2 था, अब ये यहाँ पे आ गया है पुली, तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ही रह गई ना। तो ये कितना हो गया बताओ, x ऊपर गया तो L2 में x सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो अगर इस वाले को देखें, यहाँ से यहाँ था स्टार्टिंग में, अब ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा। तो अब ये जो लेंथ है कितना हो गया, y लेंथ ज्यादा चला है तो L3 प्लस वाई हो गया। तो स्ट्रिंग का यही तो 3 पार्ट है, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ इसके सम के इक्वल होगा। तो मतलब हमारा अगर फाइनल लेंथ देखे स्ट्रिंग का, तो क्या हो गया, L1 माइनस एक्स प्लस L2 माइनस एक्स प्लस L3 प्लस वाई, दैट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें पता है कि जो इनिशियल लेंथ था वही फाइनल होना चाहिए, स्ट्रिंग के लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा ना, L1 माइनस एक्स प्लस L2 माइनस एक्स प्लस L3 प्लस वाई, जो कि फाइनल है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा y माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारा बचा y इक्वल टू टू एक्स। इससे क्या आ गया हमारा, मतलब ये अगर x लेंथ चल रहा है तो यहाँ पे ये कितना चल रहा है, 2x लेंथ, 2 टाइम्स उससे ज्यादा चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, इसको हमें A1 लेना चाहिए क्योंकि ये मास M1 है और ये A2। तो इससे ये मतलब आया कि हमारा जो मास A2 का एक्सलेशन है A2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि क्या इसको बिना इस कैलकुलेशन के सिंपली हम समझ सकते हैं क्या। तो अब हम बिल्कुल एक सिंपल सा ट्रिक समझेंगे और जिससे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इसको इजी वे में समझने के लिए हमें ये समझना है कि जैसे कि इसमें M1 और M2 दो मासेज हैं, ठीक है, तो ये आफ्टर टी टाइम स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी लेंथ को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ऐसा बस समझना है। क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो टोटल कांस्टेंट होने वाला है, तो कोई भी चीज इसकी लेंथ को घटा या बढ़ा तो नहीं सकता। टोटल घटाना और बढ़ाना जो है वो ऐड करके जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रही है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और कोई चीज अगर स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रही है तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आफ्टर द टी टाइम, अगर इस मास को हम देखें तो ये मास यहाँ से यहाँ आ गया, तो स्ट्रिंग ऐसा लग रहा है कि लंबा हो गया है ना। कितना लंबा इसने बढ़ाया, प्लस वाई इसने किया, ठीक है। लेकिन अगर प्लस आफ्टर टी टाइम अगर इस वाले मास का देखे मोशन, तो ये मास एक्स लेंथ ऊपर जा रहा है, जिसके कारण ये पुली भी ऊपर जा रहा है। तो पुली ऊपर जाने से क्या हो रहा है, स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है उसमें एक्स लेंथ का डिक्रीज आएगा। ये पहले जो भी था उसमें एक्स लेंथ कम हो गया, और पुली का जो स्ट्रिंग का जो ये पार्ट था उसमें भी सेम टू सेम वही हुआ, ये वाला जो एक्स लेंथ है वो कम हो गया। तो इसने स्ट्रिंग के लेंथ में कितना डिक्रीज किया, इधर से एक्स किया इधर से एक्स किया, तो 2x डिक्रीज किया ना। तो यहाँ पे इसका जो है डिक्रीज -2x करेंगे क्योंकि ये घटा रहा है। तो मैंने क्या बोला, टोटल इंक्रीज प्लस टोटल डिक्रीज इज इक्वल टू जीरो। जो भी इंक्रीज हो रहा है हमारा, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ तो ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, तो इसका मतलब हो गया कि y इज द इंक्रीज -2x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट एक रिलेशन आ गया। ये कितना सिंपल है समझना। तो यहाँ से आ गया हमारा जो A2 एक्सेलरेशन होगा इसका, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A1, 2 टाइम्स ऑफ A1, सॉरी। अब हम चलते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे, जो कि देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन हम जब करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा वो। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि हमें बस ये देखना है कोई चीज कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज को हम मेजर कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि आफ्टर टी टाइम, मान लेते हैं कि ये मास नीचे जा रहा है, तो अगर ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे गया, उसको मैं x2 बोलता हूँ, तो कितना नीचे गया, x2 लेंथ ये नीचे गया है। तो इसने इंक्रीज किया है, देखो ये जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट, इसको x2 इंक्रीज कर दिया, तो प्लस x2। और इस वाले को अगर x1 बोले तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। तो ये ऊपर गया तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला पुली सपोज इधर आ जाएगा, x1 ऊपर चला तो, ठीक है। और ये वाला भी पुली ऊपर आ जाएगा ना, x1 चला तो, दोनों इससे अटैच है तो दोनों ऊपर आएगा। तो ये कितना ऊपर, ये वाली जो लेंथ थी हमारी, अब आप गौर से देख लो, ये वाली जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, इसको इसने कितना कम कर दिया, इधर से यहाँ गया वो x1 कम किया है। इतना ही नहीं, ये वाली जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, इसको भी इसने x1 ही कम कर दिया। ये वाली लेंथ को भी x1 कम किया, ये वाली लेंथ को भी x1 कम किया।
तो कितना कम किया टोटल, x1 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 x1, नेगेटिव 4x1 किया। तो हमारा आ गया इंक्रीज इज प्लस x2, डिक्रीज इज नेगेटिव 4x1, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x2 इक्वल टू 4x1, तो यहाँ से a2 इज इक्वल टू 4a1 आ गया हमारा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि सर आपने ये केस लिया, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें पता तो नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे जा रहा है। तो ये हम एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि M1 मास नीचे जा रहा है और ये मास ऊपर जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? अगर ये ऊपर गया, सपोज x2 लेंथ ऊपर चला गया, तो क्या होगा, ये जो लेंथ थी हमारी पहले वाली, उसमें x2 इसने कम कर दिया ना, तो नेगेटिव x2 होगा। और अगर ये x1 लेंथ नीचे आया, जैसे एज्यूम कि अगर ये x1 लेंथ नीचे आया, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया है यहाँ पे। अब देख, अगर इसको x1 लेंथ नीचे ले लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो लेंथ है ये x1 नीचे आया है, ये जितना चलेगा उतना ही ये भी चलेगा। ठीक है। तो ये सपोज कि यहाँ आ गया x1 कहीं पे, तो ये जो हमारा पहले का लेंथ था यहाँ से यहाँ तक, गौर से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक, उसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि कितना है, x1 ही तो है। उतना ही नहीं, इधर वाली जो लेंथ है ये भी बढ़ जाएगी, ऐसे आएगा ना, तो ये भी x1 हो गया। और ये वाली पुली यहाँ आई, तो इन दोनों पॉइंट का भी तो लेंथ बढ़ा ना, x1 x1, तो 4x1 का इंक्रीज आया। तो 4x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो फिर से वही आएगा, x2 इक्वल टू 4x1, तो a2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 4a1। ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे समझ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उसमें, इसका यूज करो, करो ना सॉल्व हो तो पूछ सकते हो कमेंट में आप। थैंक यू।